डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस एंड कलरेबल लेजिस्लेशन। डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस एंड कलरेबल लेजिस्लेशन। पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया, पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी। कोई जो भी लॉ बनाया वो लॉ किसी न किसी मुद्दे पे बनाया होगा। कौन से मुद्दे पे बनाया है? वो मुद्दे जो हैं यहाँ सब्जेक्ट्स जो हैं 3 लिस्ट में दिए गए हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ये 7th शेड्यूल में दिया गया है। तो पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाती है, वो लॉ जो है किस सब्जेक्ट मैटर पे बनेगा वो डिटरमाइन करता है कि क्या वो सब्जेक्ट मैटर यूनियन लिस्ट में दर्ज है। क्योंकि यूनियन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट मैटर दर्ज हैं, फॉर एग्जांपल 100 सब्जेक्ट मैटर्स हैं, उन सब्जेक्ट मैटर्स पे सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ही लॉ बना सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर लॉ नहीं बना सकती। पार्लियामेंट हैज द एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन द यूनियन लिस्ट। At least 100 subjects are there. Earlier there were 97 subjects. 100 to 103 subjects are at present there in the union list. For example, railways और union list में सिर्फ national level के importance के subjects हैं, 2 subjects which are of national importance. So 2 subjects which are of national importance, उनके लिए कानून कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगी। स्टेट लेजिस्लेचर उनके ऊपर कानून नहीं बना सकती। अगर स्टेट लिस्ट में कोई मैटर दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल 66 सब्जेक्ट्स हैं स्टेट लिस्ट में, तो इन सब्जेक्ट्स पे स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाएगी, स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाएगी। तो स्टेट लेजिस्लेचर लॉ किन सब्जेक्ट्स पे बना सकती है? स्टेट लिस्ट के मुद्दे पे। ना तो स्टेट लेजिस्लेचर पार्लियामेंट के मुद्दों पे लॉ बना सकती है, यानी कि यूनियन लिस्ट के मुद्दों पे, और ना ही पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के मुद्दों पे या स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे लॉ बना सकती है। हर एक की अपनी अपनी जुरिस्डिक्शन है। पार्लियामेंट सिर्फ यूनियन लिस्ट के मुद्दे के ऊपर लॉ बना सकती है, और स्टेट लेजिस्लेचर सिर्फ और सिर्फ स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे लॉ बना सकती है। और ये है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट 47 सब्जेक्ट्स है, इनके ऊपर पार्लियामेंट भी लॉ बना सकती है और स्टेट लेजिस्लेचर भी लॉ बना सकती है। ठीक है, ये कॉमन सब्जेक्ट्स है। लेकिन अगर किसी एक सब्जेक्ट पे, कंकरेंट लिस्ट के किसी एक सब्जेक्ट पे बोथ पार्लियामेंट ने भी लॉ बनाया हुआ है और स्टेट लेजिस्लेचर ने भी लॉ बनाया हुआ है, तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो पार्लियामेंट का लॉ लागू होगा, पार्लियामेंट का लॉ इंप्लीमेंट होगा। जो मुद्दे इन तीनों लिस्टों में नहीं आते, जो सब्जेक्ट्स इन तीनों लिस्टों में नहीं आते, उनको रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स बोलते हैं, रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स। 2 सब्जेक्ट्स इन तीनों के अंदर नहीं आते, ना यूनियन लिस्ट में है ना स्टेट लिस्ट में, ना तो उनको रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स। रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स के ऊपर भी पार्लियामेंट ही लॉ बना सकती है। अब क्या होता है, कई बार पार्लियामेंट ना स्टेट लिस्ट के मुद्दे को धीरे धीरे थोड़ा सा टच कर देती है। बनाया तो लॉ यूनियन लिस्ट के किसी मुद्दे पे है, फॉर एग्जाम्पल ट्रेड एंड इंटरकोर्स। ट्रेड एंड इंटरकोर्स जो है वो पार्लियामेंट ने बनाया है लॉ ट्रेड एंड इंटरकोर्स के ऊपर, और ट्रेड एंड इंटरकोर्स यूनियन लिस्ट में है। ट्रेड एंड इंटरकोर्स जो सब्जेक्ट है यूनियन लिस्ट में है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो लॉ बनाया है एग्रीकल्चर को भी टच कर रहा है, इंसिडेंटली टच कर रहा है। मेन जो है वो तो ट्रेड एंड इंटरकोर्स का ही है सब्जेक्ट, लेकिन क्योंकि एग्रीकल्चर भी रिलेटेड है ट्रेड एंड इंटरकोर्स से, किसान अपनी फसल बीजता है, उसको भी बाद में बेचता है कि नहीं, कब बेचता, सेल करता है कि नहीं, है ना। तो वो कहते भी वो भी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा उसको ट्रेड का रूप दे दिया या उसको ट्रेड माना गया, पर इंसिडेंटली एग्रीकल्चर को भी टच कर रहा है। बट मेनली जो पिथ है वो पिथ ट्रेड एंड इंटरकोर्स ही है। पिथ क्या है? ट्रेड एंड इंटरकोर्स ही है। हम क्या कर रहे हैं? पिथ एंड सब्सटेंस। तो पिथ क्या है? ट्रेड एंड इंटरकोर्स। क्लियर होगी ना। तो इंसिडेंटली टच जरूर कर रहा है। अगर स्टेट सरकार ने अगर सुप्रीम कोर्ट में अगर ये चैलेंज कर दिया आर्टिकल 32 में भी ये तो जो है कलरेबल लेजिस्लेशन है, ये क्या है? कलरेबल लेजिस्लेशन है। ऊपर से तो दिखा रहे हैं अभी सेंटर के
पास अथॉरिटी है यूनियन लिस्ट के किसी मुद्दे पे कानून बनाने की, और ये कह रहे हैं कि यूनियन लिस्ट के किसी मुद्दे पे कानून बना रहे हैं। लेकिन ये कलरेबल लेजिस्लेशन है, ये रंगीन लेजिस्लेशन है, ये ऊपर ऊपर से दिखा रहे हैं, असल में ये एग्रीकल्चर को टच कर रहे हैं, ये स्टेट लिस्ट के किसी मुद्दे को टच कर रहे हैं। घी अब सीधी उंगल से नहीं निकलता, तो उंगल टेढ़ी करनी पड़ती है ना। तो ये अभी क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इसको बाहर करता है कि आप स्टेट लिस्ट के किसी मुद्दे पे बना नहीं सकते, इन्होंने फिर कलरेबल लेजिस्लेशन की है, कलर कर दिया उसके ऊपर, रंग भर दिया कि पता ना चले एक्चुअल में बना तो स्टेट लिस्ट के किसी मुद्दे पे ही रहे हैं, एक्चुअल में बना स्टेट लिस्ट के मुद्दे भी रहे हैं, और ऊपर से शो कर रहे हैं कि नहीं हम तो यूनियन लिस्ट के किसी मुद्दे पे बना रहे हैं। तो इसमें देखा जाएगा, अब चैलेंज हो गया कि पिथ एंड सब्सटेंस क्या है, क्या एक्चुअली ये ट्रेड एंड इंटरकोर्स के मुद्दे पे ही बना है सेंटर का जो कानून है, एक्चुअली ये ट्रेड एंड इंटरकोर्स के मुद्दे पे ही बना है। और अगर इंसिडेंटली एग्रीकल्चर को टच कर रहा है, इंसिडेंटली क्या होता है, थोड़ा बहुत नेचुरली या थोड़ा बहुत अगर टच भी करता है तो कोई बात नहीं, इतना टच कर सकता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है इसमें। लेकिन जानबूझ के एग्रीकल्चर को उसमें डाला हुआ है, तो वो एक तरह का कलरेबल लेजिस्लेशन है। क्या वो कलरेबल लेजिस्लेशन है या नहीं है, क्या डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस अप्लाई करेगा कि नहीं करेगा, ये सब कुछ डिटरमाइन करेगा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, जिसमें भी ये केस गया है। ठीक है, तो हमने ये देखना है कि सेंटर स्टेट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट पे कानून ना बनाए, स्टेट लेजिस्लेचर सेंटर के किसी सब्जेक्ट पे कानून ना बनाए, ये हमने देखना है। क्योंकि ये लिस्टों में अलग अलग सब्जेक्ट्स की डिवीजन की हुई है। ठीक है, अपनी पावर को बियॉन्ड यूज ना करे पार्लियामेंट। रिसेंटली 2-3 साल पहले दिल्ली की सड़कों पे किसानों ने धरना दिया था कि नहीं दिया था? वो किस चीज के लिए था? क्योंकि 3 फार्मूलाज बने थे, वो पार्लियामेंट ने 3 फार्मूलाज जो बनाए थे, वो कह रहे थे भी ये तो हमने ट्रेड एंड इंटरकोर्स को संतुलित करने के लिए हमने ये बनाए हैं। बेसिकली एग्रीकल्चर इज इंक्लूडेड इन द टर्म ट्रेड एंड इंटरकोर्स, एग्रीकल्चर इज इंक्लूडेड इन द टर्म ट्रेड एंड इंटरकोर्स, बट एक्चुअली एग्रीकल्चर इज अ टर्म इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट। एक्चुअली एग्रीकल्चर इज अ टर्म इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट। तो सेंटर अपना पॉइंट बता रही है, स्टेट अपना पॉइंट बता रही है। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करना था कि पिथ एंड सब्सटेंस टच हुआ कि नहीं, क्या ये कलरेबल लेजिस्लेशन है कि नहीं। इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करती, तो कहीं ना कहीं इस केस में कंटेंट लिस्ट का भी एक एंट्री आ रही थी, 1 या 2 एंट्री कंटेंट लिस्ट की भी आ रही थी। तो यही मुद्दा था कि क्या सेंटर के पास इतनी पावर है कि स्टेट के जो एग्रीकल्चर है, स्टेट का जो लिस्ट का जो सब्जेक्ट है, उसके ऊपर भी कोई कानून बना सकते हो। वो भी 3 फार्मूलाज बना दिए, तो इसको नल एंड वॉइड सुप्रीम कोर्ट ने करना था। लेकिन उससे पहले ही धरना वो खत्म हो गया था और सरकार ने वो 3 फार्मूलाज वापस ले लिए थे। आपको याद है ये? तो 3 फार्मूलाज वापस ले लिए थे इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड करती। तो आपको पता चल गया डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस क्या होता है और कलरेबल लेजिस्लेशन क्या होता है। ठीक है, कलरेबल लेजिस्लेशन यही है कि पार्लियामेंट कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती कलर करके, ऊपर से कलर करके, ये शो करके कि हम तो अपने ही यूनियन लिस्ट के किसी मुद्दे पे कानून बना रहे हैं, एक्चुअली वो स्टेट लिस्ट के मुद्दे पे कानून बना रहे हैं। या स्टेट लेजिस्लेचर भी ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता कलर करके, ऊपर से शो करके कि हम तो स्टेट लिस्ट के किसी मुद्दे पे कानून बना रहे हैं, एक्चुअली वो यूनियन लिस्ट के किसी मुद्दे पे कानून। पार्लियामेंट सिर्फ यूनियन लिस्ट के मुद्दे पे कानून बना सकती है और स्टेट लेजिस्लेचर सिर्फ स्टेट लिस्ट के मुद्दे पे कानून बना सकती है। हाँ, इंसिडेंटली टच हो जाता है, क्योंकि कई मुद्दे ऐसे हैं दोनों लिस्टों में जो काफी सिमिलर है। दोनों लिस्टों में, स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट में, कई मुद्दे या सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो काफी सिमिलर हैं, सेम नहीं है, सिमिलर है, तो इंसिडेंटली टच जरूर हो जाता है। लेकिन पिथ जो है अपने अपने जो लिस्ट है उसमें ही रहना चाहिए। मेन जो इंग्रेडिएंट है, मेन लॉ जो है, वो अपने अपनी लिस्टों में ही होना चाहिए। क्लियर होगी बात, समझ आ गई? डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस एंड कलरेबल लेजिस्लेशन।